आज बेहद खास गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं उनके साथ जो पिछले कई सालों से लगातार गुफ्तगू कर रहे हैं, सैयद मोहम्मद इरफान। इरफान सर, सर बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया शशांक, बहुत शुक्रिया। जो सर गुफ्तगू का एक लंबा सिलसिला आपका रहा है टेलीविज़न से और अब डिजिटल में रेख्ता के द्वारा, कैसा सफ़र है, किस तरह से आप देख रहे हैं, कितना बदलाव टेलीविज़न की स्क्रीन में और मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन में? देखिए, गुफ्तगू को जब हमने शुरू किया था तो तब भी ये जो टॉक शो, इंटरव्यू बेस्ड जो शो थे, वो करीब करीब टेलीविज़न पर अपनी इज्जत खो चुके थे। और जैसे ही हमने इस तरह का एक लॉन्ग फॉर्मेट इंटरव्यू करना शुरू किया, जिसमें कोई ग्लॉस नहीं होगा, कोई एजेंडा नहीं होगा, टिटिलेशन नहीं होगा, कोई सनसनी नहीं होगी, कोई मुद्दा ऐसे उछाला नहीं जाएगा, आपको गिराया नहीं जाएगा, उनको उठाया नहीं जाएगा, तब ये लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, व्यूअर्स कैसे लेंगे। लेकिन जैसे ही मेरे पास ये कॉम्प्लीमेंट्स आना शुरू हुए कि आप अपने गेस्ट को बोलने देते हैं, तो मुझे लगा कि ये तो मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं चाहिए। एज अ प्रोफेशनल तो मेरा यही काम है कि मैं अगर अपने गेस्ट को सामने लाकर बैठा रहा हूँ और व्यूअर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो उसको सुने, तो मेरा काम है कि मैं उसे बोलने दूँ। तो सच बात तो ये है कि अभी कम से कम 20-25 वर्षों से, ख़ासतौर पर ये जो कमर्शियल टेलीविज़न और टीआरपी टेलीविज़न आने के बाद से लगातार इंटरव्यूइंग एक फॉर्मेट के रूप में, इंटरव्यू फॉर्मेट अपनी गरिमा खोता जा रहा है, जिसमें हमारे ही फेलो प्रोफेशनल्स का हाथ है या उनके टेलीविज़न चैनल्स के जो एजेंडा हैं उसका हाथ है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा हुआ। तो चाहे वो टेलीविज़न हो, टेलीविज़न पर भी व्यूअर्स की जिस हैबिट को प्रिडोमिनेंटली ये माना जा रहा था कि वो नहीं, इसका स्वागत नहीं करेंगे, उसको कैसे लेंगे, बहुत सारे एप्रीहेंशंस थे, जिसको करीब करीब दर्शकों ने खारिज कर दिया। और आज ये हालत है कि अगर कोई इंटरव्यू 35-40 मिनट का छोटा रह जाए तो एक स्टैम्पीड की स्थिति हो जाती है कि लोग दंगा करने पे उतारू हो जाते हैं कि लंबा इंटरव्यू करो, लंबा इंटरव्यू करो। तो सोशल मीडिया पे ये फ्रीडम है हमारे पास। और सबसे अच्छी बात है कि रेख्ता जैसे प्लेटफॉर्म पर जिसका जन्म ही इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भाषाओं के संरक्षण, उनके विकास, उनके प्रसार और एक तरह की हार्मनी और पीस और मोहब्बत को फैलाने के लिए, मतलब उसका अगर कहें कि उसकी जो स्थापना है, उसकी जो बुनियाद है, वो इन मूल्यों पर टिकी है, जो कि भारत भूमि में एक शाश्वत मूल्य की तरह चले आ रहे हैं। एक शांति, एक सौहार्द, एक अपनापन, एक भाईचारा। ये हम लोगों की, मतलब अगर देखें तो 5000 साल पुरानी एक जो प्राचीन आर्य मनीषियों की स्थापित की हुई ये मूल्य हैं, उसको रेख्ता अपने मंच से कर रहा है। और जब इस मंच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम जब इस इंटरव्यू को लेकर आए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि एक नई ऊंचाइयां, और शायद दर्शकों के लिए भी बहुत कुछ ऐसा है जो आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगा। तो आपके सवाल का ये एक थोड़ा आंशिक रूप से जवाब हुआ। उम्मीद है कि अभी इसमें से आप और कोई सवाल निकालेंगे तो कुछ और जवाब निकलेगा। जब से गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी आपने इस तरह से सोचा था कि इतना एक टॉक शो इस कदर लोगों के मन में आ जाएगा कि लोग एक टॉक शो के बंद होने पर बात करने लगेंगे और उसे दोबारा शुरू करवाने की अपील करेंगे? सोशल मीडिया पर सरकारों से अपील की जा रही, मंत्रियों को करके किया जा रहा है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो दौर था एक बंद होने का और फिर रेख्ता में दोबारा से उसको शुरू होने का, वो कितना आपके लिए उलझन भरा था, या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं, इसको शुरू करना ही करना है? इसमें मज़ेदार बात यह है कि हम अपने दर्शकों की इंटेलेक्ट को हमें एडमायर करना होगा, उसकी तारीफ़ करनी होगी कि इतने वर्षों की यात्रा में, और सिर्फ ये मेरी यात्रा नहीं, बल्कि अगर आप ऐसे देख लें, जो भी एक सीरियस कम्युनिकेशन बिजनेस है, उसने दर्शकों के अंदर एक अलग तरह के एस्थेटिक्स को, एक अलग तरह के कंटेंट को उभारा, उसकी इच्छा को उभारा। इसलिए अगर इस तरह का एक आंदोलन जैसा माहौल पैदा हो गया शो के बंद होने के बाद, इसका मतलब है कि इसका एक ही मतलब है कि आकांक्षाएं बहुत सतह पर सामने आ गई। इतने सारे शोज़ चलते रहते हैं और बंद हो जाते हैं, कभी उनके लिए आपको सोशल मीडिया पर या सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल स्पेस में उस पर कोई आर्गू करने वाला नहीं होता। शो है भाई, एक चल रहा था, वो बंद हो गया। ऐसे बहुत सारे शोज़ आते हैं और चले जाते हैं। जैसे ही कोई चीज़ आपके किसी दिल के किसी कोने को छूती है, तो वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। फिर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ आपसे छीन ली गई
या आपकी ज़िंदगी में कम हो गई, जो आपके अंदर एक शांति दे रही थी, आपके अंदर एक जिज्ञासा को जगा रही थी, आपके अंदर एक भारतीय होने का एक कनेक्ट दे रही थी। मतलब जब आप अपने फेलो इंडियंस के या फेलो प्रोफेशनल्स के या जिन लोगों को जो आप देखते रहते हैं, एडमायर करते हैं, जब उनको सचमुच का इंसान बना हुआ देखते हैं, मतलब उनके पीछे की उस हार्ड वर्क को देखते हैं, तो वो इंस्पिरेशन आपको भी आता है। तो उस तरह से अगर देखें, उसकी वजह को समझने की कोशिश करें, तो शायद यही उसकी वजह रही है कि शो ने या इस कंटेंट ने, मतलब इसका नाम आप कुछ और रख दीजिए, लेकिन ये जो कंटेंट है जो आपकी ज़िंदगी से जाकर जुड़ रहा है, आपको हर कदम पर भाषा, मुहावरे, एक्सप्रेशंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों की जर्नी, लोगों के और जर्नी के भी अलग अलग शेड्स, उनके अर्ली फॉर्मेटिव ईयर्स, उनके एस्पिरेशंस, उनके स्ट्रगल्स, उनके फेल्योर्स, उनके आज के वक्त में उनके सोशल कंसर्न्स, ये सारी चीज़ें उभर कर एक लंबी बातचीत के ज़रिए आती है। और हम समझते हैं कि जब लोग ये कहते हैं कि आपने इंटरव्यूइंग को एक आर्ट की एक नई ऊंचाइयां दे दी, तो उसमें उतना ही हिस्सा दर्शकों का भी हिस्सा है। अगर हम इसकी ज़रूरत नहीं होती समाज में, और हम अगर कहीं अपने मन की कोई तरंग करते रहते, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको लेकर उसके बंद होने के बाद कोई इस तरह की आंदोलन जैसी स्थिति पैदा होती, या लोग जो देख रहे हैं, जिनकी ज़िंदगियों में इस शो ने कोई बदलाव किया है, और सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं, परिवार के रूप में, और इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इसके अलावा डायस्पोरा में जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं, वो सब ये देख पा रहे हैं कि हमारे जो ऐसे मेकर्स ऑफ इंडियन इथॉस, इंडियन कल्चर, इंडियन आर्ट, वो कौन लोग हैं। उनको सचमुच का इंसान के रूप में जब देख पा रहे हैं, तो शायद उससे एक कनेक्ट बना पा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं कर रहा हूँ या कोई कर रहा हो, वो एक ऐसी चीज़ है जो सचमुच आपको लगता है कि इस पूरी भागा दौड़ी के बीच में कहीं एक थोड़ा पल भर ठहर कर थोड़ा सोचने के लिए आपको मजबूर करती है। किसी भी शख्सियत का जब आप इंटरव्यू करते हैं, तो उसका अगर आपको कोई पुराना इंटरव्यू देखना हो, तो अभी आपको कौन सा ऐसा फॉर्मेट लगता है जिस तरीके में आपको या लगता है या नहीं लगता है कि उस तरीके का, जिसे आप जिस स्टाइल में करते हैं, उस स्टाइल के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं कहीं पर? ये अच्छी बात है कि ना सिर्फ भारत में, बल्कि मैं तो देखता हूँ पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी ऐसे शोज़ शुरू हुए। मतलब लॉन्ग फॉर्मेट से इंस्पायर होकर कई लोग शुरू कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि जब ये कहा जाता था कि लोगों का बड़ा अटेंशन स्पैन बड़ा कम है, देखिए आजकल कौन देखता है, लंबी बातचीत आजकल कौन देखता है, लोगों को अपने काम से फुर्सत, इस तरह के क्लीशेड सेंटेंसेस, एक जो प्रिडोमिनेंट परसेप्शन है वो आपको बाज़ार में सुनने को मिलता रहता है। जब भी आप कोई चीज़, किसी के पास कोई सीरियस कंटेंट लेके जाए, आजकल टीवी पे इसको कौन देखता है, लोगों ने अपने मन से ही ये तय कर लिया कि लोग क्या देखते हैं, नहीं देखते हैं। थोड़ा सा साहस करने की बात है, थोड़ा सा लोगों, क्योंकि देखिए आपको मालूम है कि मीडिया का पूरा काम ही आपको ओरिएंट करना है, एक ख़ास शक्ति के केंद्रों के हित में आपके ओपिनियन को ओरिएंट करना है या डिसओरिएंट करना है। अगर आप थ्योरेटिकली स्पीकिंग देखिए तो डिसओरिएंट करना है। आपको लगता है कि आप इन्फॉर्म किए जा रहे हैं, आप एंटरटेन किए जा रहे हैं, आपके चारों तरफ इतना शोर और इतनी तरह की चॉइसेस हैं, लेकिन सब कुछ मिलाकर आपको एक ख़ास तरह की इंटरेस्ट आपके अंदर कल्टिवेट किया जाता है, एस्थेटिकली भी, पॉलिटिकली भी, सोशली भी। मतलब हर लेवल पर आपको एक ख़ास दिशा में मोड़ा जा रहा होता है। तो अगर ऐसे देखिए, जो ख़ास तौर पर ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो देखिए, या जो गैजेट्स हैं, ऐप्स हैं जैसे व्हाट्सएप, या इस तरह के जो ओपिनियन आपके ओरिएंट करते हैं, ज़्यादातर बार आपको देखने को मिलेगा कि आपको आधी अधूरी जानकारियाँ दी जा रही हैं, उन्हीं के आधार पर आप अपनी राय बना रहे हैं। बहुत लॉपसाइडेड एक आपका पूरा पर्सोना बनता चला जा रहा है। एक सीरियस अप्रोच किसी चीज़ को लेकर, किसी विषय को लेकर, उसको करने के में आपकी कोई मदद नहीं करता, यहाँ तक कि आपका एजुकेशन सिस्टम भी उसमें मदद नहीं करता। ये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है कि आप अज्ञानी बनाए जाने की मशीनरी के बीच ड्वेल कर रहे हैं। मतलब और खुद एक सब्जेक्ट के रूप में भी
आप मूर्ख बने रहने का एक्सरसाइज करते रहते हैं। एक भोक्ता के रूप में, मतलब कम्युनिकेशन मीडियम्स के कंज्यूमर के रूप में अगर आप देखें तो ज़्यादातर लोग मूर्ख बने रहने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ इसको ठीक से पहले चिन्हित करने की ज़रूरत है, कि इसको पहले चिन्हित किया जाए कि हम जो पराई ओपिनियन कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसे हमारे पूरे विकास को अवरुद्ध करती है। तो ये बात समझ में तब आती है जब आप किसी विषय पर देर तक रुककर एक थोड़े लंबे समय तक विचार करते हैं, किसी कॉन्सिस्टेंसी के साथ उस पर सोचते हैं, तब उसके दूसरे पहलुओं पर भी सोचते हैं। जिसको देखिएगा कि अभी हाल में मैंने एक इंटरव्यू देखा आशीष विद्यार्थी का, जिसमें वो कह रहे थे कि जब भी कन्फ्यूजन हो यू जस्ट मूव, हिलो, अपनी जगह से हिलो। हम लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी जगह एक जड़ लेकर बैठे हुए हैं, और सोशल मीडिया जनरली यही करता है, जो ग्रुपिंग का उसका एल्गोरिथम है। आप एक ख़ास तरह की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं तो एक ख़ास तरह की आइडियोलॉजी आपको कैटर की जाती रहती है। वो उसका एल्गोरिथम ही इसी तरह से है। वो कहते हैं जब भी कन्फ्यूजन है हिलो, अपनी जगह से हिलो, तो तुमको पर्सपेक्टिव चेंज करने से सच्चाई का एक दूसरा पहलू दिखाई देगा। मुझे बहुत अच्छी बात वो लगती है। जी, हमने आपके कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं जहाँ पर आपने बताया कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के एक फैक्ट्री इलाके में, इंडस्ट्रियल इलाके में आपका जन्म हुआ, बचपन। आपका स्ट्रगल बचपन का कैसा था? बहुत ही खूबसूरत बचपन था। बचपन सबको उसी तरह से गुजरा हुआ वक्त अच्छी तरह याद आता है, तो उसको मैं स्ट्रगल नहीं करूँगा। वो तो एक प्रोसेस है जिसमें आप बड़े हो रहे होते हैं, और उसी प्रोसेस में आपके दूसरे भाई और आपके दोस्त बड़े हो रहे होते हैं। सबके अपने अपने रास्ते अलग बनते हैं, क्योंकि इंसान किसी मैथमेटिकल फार्मूला का कोई प्रोड्यूस नहीं है। तो हर किसी के पास अपने रास्ते बनाने के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जो मेरे केस में भी था। मुझे चूँकि रेडियो से बहुत बचपन से प्यार था, तो उसने मेरे बहुत बड़े हिस्से को, मेरी भाषा को, मेरे कम्युनिकेशन स्किल को कहीं बैक ऑफ द माइंड, उस वक्त जबकि मैं करियर कोई चॉइस नहीं कर रहा था, मतलब मेरे सामने ये नहीं था कि मुझे कोई करियर में रेडियो ही कोई चुनना है, लेकिन उसने बहुत इम्पैक्ट किया, बहुत शेप किया। ख़ुद मेरे पिता और मेरे घर में, मतलब मेरा परिवार का भी माहौल इस तरह का था जहाँ पर म्यूज़िक का और पोइट्री का वो एक माहौल एक ऐसा होने के नाते, इसलिए हम लोगों की सभी भाइयों की और मेरे पिता की आवाज़ से, और उसका एक जो कल्चर्ड वॉइस जिसे बोलते हैं, जिसके लिए बाद में बहुत सारी प्रैक्टिस और एक्सरसाइज कराए जाते हैं वॉइस कल्चर के लिए, वो मुझे थोड़ा सा मिला, मतलब, और जिसको मैंने अपने संदर्भ में थोड़ा पॉलिश किया, थोड़ा उस पर काम किया, थोड़ा उसको एक दिशा में मोड़ा, वो मेरी अपनी निजी रुचियों के कारण। लेकिन शुरुआत में अगर देखें तो अखबार, पत्रिकाएं, इसके अलावा जो लाइव कल्चरल इवेंट्स, उसमें चाहे वो रामलीला हो, वो जन्माष्टमी हो, दुर्गा पूजा हो, ईद बकरीद के मिलन, मतलब एक जो सोशल इंटरमिंगलिंग का जो पूरा कल्चर होता है, जो एक इस तरह की इंडस्ट्रियल कॉलोनियों में बहुत कॉमन चीज़ है। जो लोग भी इंडस्ट्रियल कॉलोनियों में रहे हैं वो जानते हैं कि अभी जो अर्बन डिवॉइड है वैसा पहले नहीं था, मतलब चाहे वो रिलीजन या आइडेंटिटी या जेंडर, ये सब की जो ब्रॉड डिविजन्स थे वो नहीं थे, वो सब कुछ एक घुला मिला सा था। तो ऐसे एक कल्चरल माहौल में मेरा बचपन गुजरा, जिसमें स्ट्रगल, जैसा कि आपने कहा, कोई स्ट्रगल जैसी चीज़ मुझे ऐसी दिखाई नहीं देती है। वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रोसेस है ग्रोइंग अप का, जो मतलब इस तरह के कल्चरल माहौल में तो बहुत ही कहा जाए एनरिचिंग रहा। मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर बिरहा, चैती, कजरी के प्रोग्राम हमारे मोहल्ले में नहीं हो रहे होते, होली में फाग गाने वाले नहीं आ रहे होते, हम लोग जन्माष्टमी और दुर्गा पूजा में सजाने के काम में नहीं लगे होते, तो शायद मैं वैसा नहीं होता जैसा मैं अभी हूँ। या फिर ईद बकरीद में एक दूसरे के घर आना जाना, होली दिवाली में मिलना जुलना, वो सब मिलाकर जो हम लोगों की एक भारतीय मिली जुली एक संस्कृति रही है, तो उसने आपको अलग अलग चीज़ों में रुचि लेना सिखाया। मतलब ये नहीं कि अदरनेस की चीज़, कि मतलब मैं हूँ, आप हैं, नहीं, हम सभी एक ही यात्रा पर निकले हुए लोग हैं। हाँ, ठीक है, हमारे धार्मिक विश्वास हमको एक दूसरे से अलग करते होंगे, लेकिन वो इस तरह के अलग नहीं हैं जैसे कि मतभेद जो हैं वो मनभेद में बदल जाए। तो मतभेद भी अपनी जगह पर रहते रहे, जिससे एक दूसरे से
लेन देन, विचार विमर्श तो जारी रहता ही है। तो रेडियो में जब आपने शुरुआत की या रेडियो के लिए आपको इंटरेस्ट हुआ, तो ये शुरुआत इंटरेस्ट की मिर्ज़ापुर से ही हो गई थी? हाँ, मतलब अब जब आप मिर्ज़ापुर कहते हैं तो अब वो मिर्ज़ापुर रहा नहीं। मिर्ज़ापुर एक बहुत बड़ा ज़िला था यूपी का, जिसको बाद में 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया, जिसका एक हिस्सा सोनभद्र कहलाया। तो मेरे पिता चूँकि वहीं नौकरी करते थे, सीमेंट फैक्ट्री की एक माइंस में, मतलब खदान में, तो मेरा जन्म वहीं हुआ। तो अब कह सकते हैं कि अभी आज के एडमिनिस्ट्रेटिव संदर्भों में कि वो सोनभद्र का चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का गुरमा मारकुंडी नाम का एक एरिया, माइंस है। मतलब एक कटोरे जैसा उसका शेप है, चारों तरफ पहाड़ हैं। आप सुबह उठिए तो बारिशों के दिनों में वो सामने से 4 दूधिया झरने ऐसे बह रहे होते हैं। एक पहाड़ी नदी खिलखिलाती हुई हमारे ठीक घर के नीचे से गुजर रही होती है। हम लोग को अगर कहीं स्कूल भी जाना है या पिकनिक पे जाना है तो पत्थरों पे पैर रख करके हम लोग उधर पार हो रहे हैं। उधर आप जाइए तो पता चला कि 2 सांप आपस में उधर एक जोड़ा बनाकर बैठे हुए हैं। आप एक पत्थर उठाइए तो उसमें से एक बिच्छू निकलता है। तब तक वो एक चिड़िया जो है वो झाड़ी में बटेर और तीतर घुसती हुई नज़र आती है। फिर आप खेत के मेड़ों पे जाइए तो चने का साग आप खाते रहते हैं, और फिर आप भुट्टे तोड़ करके, मतलब एक पूरा जो कल्चर, उसका नेचर का एबंडेंस उसके बीच में, और बहुत एग्जॉटिक चीज़ें। मतलब अगर उसमें जाऊंगा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मसलन ये कि वहाँ पर एक खुला जेल था जिसमें कैदी जो थे, जिनको आप कैदी नहीं कह सकते, तो उनको आपको बंदी कहना होता था। हाँ, जैसे अगर आपने 2 आंखें 12 हाथ देखी हो जो फिल्म शांताराम की, तो उसमें यही तो है कि भाई आदमी अपराध कर देता है और उसको सज़ा हो जाती है, लेकिन उसके पास ये मौका है कि वो अपना सुधार कर सके। मतलब किसी स्पर ऑफ मोमेंट में किसी ने कोई क्राइम कर दिया और वो जेल में हो गया, अब ज़िंदगी भर वो जेल में रहेगा, आजीवन कारावास वगैरह, लेकिन उसको पछतावे के लिए मौका मिलना चाहिए, उसको सुधरने का मौका मिलना चाहिए, ताकि वो वापस आके समाज में अपना जो भी है प्रोडक्टिव दे सके। तो जेल कैंप में जो मैंने रामलीला देखी है, वो रामलीला फिर मैंने नहीं देखी। वहाँ रहते हुए हम लोग सुनते थे कि रामनगर की रामलीला बड़ी मशहूर होती है, लेकिन रामनगर की भी रामलीला देखी मैंने, लेकिन जो ऑर्गेनिक लगाव मुझे, जो एक कैदी, उसमें एक 6 फुट से ऊंचा एक कैदी रावण का जो रोल करता था, और जिस तरह से स्टेज पर वो ज़ोर से पैर मारता था, लगता था कि इतने ज़ोर का धमाका वहाँ हुआ। हनुमान जी उधर से जड़ी बूटी ले करके अपने उस पर तार पर लटक करके वो 2-3 मिनट की मतलब लगता था कि उड़ते हुए आ रहे हैं। वो एक हाइड्रोलिक तार के ज़रिए अंधेरे में उनको एक खंबे से दूसरे खंबे पर काफ़ी देर तक वो उनके हाथ में वो रहता था पर्वत, और जिसके ऊपर वो छोटी छोटी चमक, हाँ मतलब संजीवनी बूटी, जिसे संजीवनी बूटी लेकर वो वहाँ से आ रहे होते थे। तो वो सब था। फिर लंका जल जाती थी तो लोग अपनी खटिया, चारपाई, बक्सा लेकर के मतलब जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं लंका। मतलब इस तरह के एनैक्टमेंट्स जो हैं वो ड्रामेटिक्स में भी अगर देखें तो हम लोग अब अर्बन थिएटर में भी नहीं शायद उतना देख पाते, जो फोक और सेमी अर्बन का एक मिला जुला एक उसमें जो क्रिएटिविटी थी। तो वो सब चीज़ें मिलाकर आपके मन को और आपके भारत की समझ को निर्धारित करती है, मेरे अर्थ में अगर देखा जाए तो। और मिर्ज़ापुर में जो आपकी पढ़ाई हुई उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ गए। जी जी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जहाँ तक मेरा ध्यान जाता है, आप जिस दौर में रहे होंगे वो दौर स्टूडेंट्स में पॉलिटिकल अवेयरनेस का दौर था, बिल्कुल बिल्कुल, आंदोलन का दौर जी था। जी। तो उस दौर में आप आर्ट की तरफ चले गए, या आपको पहले आपको लगा कि पॉलिटिक्स, थोड़ी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी आप रहे एंगेज? पहले देखिए इस तरह अलग था नहीं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स पहले इस तरह नहीं थी कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई इलेक्शन लड़ने की कोई तैयारी कर रहे हो। वो एक स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के लिए ही, उनके जैसे कहते हैं बहुमुखी चहुमुखी विकास के लिए की जाने वाली कार्रवाई थी। उसका कोई रिश्ता बुर्जुआ पॉलिटिक्स के साथ नहीं था। वो एक सोशल एक्टिविज़म, पॉलिटिकल एक्टिविज़म, ऐसा कुछ मिला जुला था, उसके साथ कल्चर भी। तो अब आप सोचिए कि जौनपुर से, बस्ती से, गोरखपुर से, अलग अलग इलाकों से, छोटी छोटी जगहों से, गाँव से आए हुए बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे होते हैं, अभी वो 10+2 करके यूनिवर्सिटी आए, उनके पास फ़ीस देने को, अगर मान लीजिए कोई अचानक कोई फ़ीस बढ़ गई
या अचानक कोई सेशन लेट हो गया। अब ये सारे ऐसे इश्यूज थे जो सीधे स्टूडेंट्स की लाइफ से जुड़े हुए थे। तो हम लोग यही तो कर रहे थे वहाँ कि मतलब स्टूडेंट्स को इस तरह से अवेयर किया जाए कि वो अपने राइट्स के लिए, मतलब जिस फीस को वो जमा करके अपने माँ पिता की सपने के लिए यूनिवर्सिटी आके पढ़े हुए हैं, तो सिर्फ वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव लैकुना की वजह से वो लेट हो जाएगा। तो क्यों लेट हो जाएगा, तो उस पर एक चेक एंड बैलेंस बनाया जाए। तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि ये जो मैंने कहा जैसे कि 12वीं करके आए तो घर से अभी अभी निकले तो उतने अवेयर भी नहीं हैं, तो उनके बीच अवेयरनेस के लिए एक पूरा कैंपेन सोचा जाए कि कैसे उनको एक भारत की राजनीति, उसका इतिहास, तो उस पर एक स्टडी सर्किल चलाइए। छोटी छोटी कविताएं, कहानियाँ, कोटेशंस के ज़रिए उनके अंदर वो चेतना, उनको भागीदार बनाइए। मतलब वो फिर इस तरह से अलग थलग पढ़े नहीं रहे कि कोई हॉस्टल में पढ़ा है, कोई डेलीगेसी में पढ़ा है, घर छोड़कर आए हैं तो वैसे भी वो अलग अकेले हो जाते हैं। तो उनको एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ उससे मिलती है। तो जिसकी बात आप कर रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स वैसी नहीं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स मैंने तो अपने पढ़ाई के ज़मानों में ऐसी पॉलिटिक्स को हमेशा बुरा ही माना। कैसे आपको एक कॉम्प्रहेंसिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपके लिए एक कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करे, तो जिसमें हम लोग फिर प्लेज किया करते थे, फिर गाने, मतलब जो ग्रुप सॉन्ग्स हैं वो, स्ट्रीट प्लेज, या फिर मैगज़ीन पब्लिश करना, पोस्टर डिज़ाइन करना, प्रिंटिंग, अलग अलग पैम्फलेट्स और पोस्टर्स की, वो सब चीज़ें, हाथ से बने हुए पब्लिसिटी मटेरियल्स। तो वो सब एक ऐसा एक्टिविटीज़ का दौर था जो आपको सिर्फ इकहरा, सिर्फ परीक्षा पास करने वाला स्टूडेंट ना बनाकर आपके अंदर एक मल्टी डायमेंशनल आपके टैलेंट के रास्ते खोलता है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप की उस वक्त किस तरह की पढ़ाई आप कर रहे थे? बीए? हाँ, मैंने पहले तो मैंने बीएससी में एडमिशन लिया। मैं साइंस का स्टूडेंट था, फिर बाद में मुझे वो पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने ग्रेजुएशन चूँकि करना था, घर से आप इसीलिए आए थे कि आपको पढ़ना है, तो उस तरह से पढ़ाई को मैंने करियर के लिए कभी नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि भाई उस किया जाए। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वो करते हुए भी मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे इस पढ़ाई से कुछ करियर बनाना है। और सच पूछिए तो मुझे तो वो पढ़ाई कुछ समझ में भी नहीं आई कि जो भी पढ़ा वो बाद में मैंने अपने से पढ़ा, अपना कोर्स डिज़ाइन किया और स्टडी सर्कल के ज़रिए पढ़ा, दोस्तों के ज़रिए पढ़ा, थोड़ा समाज को जानते हुए पढ़ा। तो मतलब सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हम सभी जो दोस्त लोग मिलकर इस सोशल अवेयरनेस का हिस्सा थे, तो हम लोग सब मिलकर यही कर रहे थे वहाँ। और इलाहाबाद से फिर मैं पटना चला गया। 4-5 साल मैं फिर पटना में था। एक समकालीन जनमत मैगज़ीन थी, तो उसके पहले मैं आर्ट एडिटर था उसमें, और फिर बाद में उसके एडिटोरियल बोर्ड में हुआ। फिर हम लोग उसी मैगज़ीन को लेकर दिल्ली आ गए थे। तो दिल्ली में भी हम लोगों ने 96-97 तक, शायद 96 मिड तक उसको यहाँ से निकाला। फिर तो मैं दिल्ली ही ऑलमोस्ट रह गया, ऐसे था। और मैगज़ीन से गुफ्तगू के बीच में एक रेडियो का एक रेडियो ही नहीं, रेडियो टेलीविज़न प्राइमरली, क्योंकि रेडियो तो मेरा पहला प्यार था वो, और आज भी है। लेकिन जाहिर है कि उससे आप अपने जीवन के उसका आधार उसको नहीं बना सकते थे। तो फिर साइमल्टेनियसली, चूँकि ऑलमोस्ट 8 साल तो मैं प्रिंट में अच्छी तरह से कर चुका था, और मुझे प्रिंट का सारा इन आउट मालूम हो गया था। वो यानी वो वहाँ पर एक सैचुरेशन पहुँच चुका था कि अब प्रिंट में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करने और जानने और सीखने को नहीं रह गया था। फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी जो नई आई थी, वो भी पुरानी से नई के ट्रांजिशन को भी मुझे समझ में आ गया था। तो फिर मुझे टेलीविज़न और रेडियो, मतलब दोनों ही लगभग बराबर साथ में। हाँ, लेकिन उसमें आप रेडियो को ज़्यादा आज भी मुझे मौका मिले तो मुझे शायद जो थ्रिल रेडियो लाइव स्टूडियो में माइक ऑन करने में होता है, वो और किसी चीज़ में नहीं होता है। एक जो लाइव स्टूडियो है और अकेले आप हैं और अगले 6 घंटे आप होंगे स्टूडियो में, और फिर बहुत होगा तो फ़ोन इन, डायल आउट, या जो भी, मतलब एक ही समय में आप 5-6 मशीनों को हैंडल कर रहे होंगे, एक ही समय में अपने लिसनर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, या उन्हें कॉल कर रहे होंगे, अपनी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे होंगे। म्यूज़िक सिलेक्शन आपको जो डे क्लॉक है उसके हिसाब से, या इवनिंग या ड्राइव टाइम, मतलब म्यूज़िक सिलेक्शन भी आपको उसी हिसाब से करना होगा कि उसमें किसी तरह का कोई जर्क या आउट ऑफ सिंक
आपकी प्रोग्रामिंग ना जाए। वो सिंगल हैंडेडली प्रोड्यूस किया जाने वाला लाइव शो, उसका बहुत ही मज़ा है, बहुत ही मज़ा है। जिस वक्त आप का रेडियो आप कर रहे थे और अभी फिर से रेडियो वापस आया, एक तरह के हम कहें जिसे पॉडकास्ट के नाम से डिजिटल में कर रहे हैं, जी, उसमें कुछ आपको अंतर लगता है? पहले तो चीज़ कि जो आज आया उस काम को मैं आज से करीब आप समझ लीजिए कि 2003, तो कितने साल हो गए, 2003 में मैंने 17 के करीब का 17-18 साल आप मान लीजिए कि जबकि भारत में सिर्फ कराडी बुक्स नाम की एक संस्था थी जो बच्चों के लिए स्पीकिंग बुक्स बनाती थी, तब मैंने M.F. हुसैन की ऑटोबायोग्राफी को ऑडियो बुक में बनाया, 5 घंटे का प्रोग्राम। तब जब मतलब वही ये पॉडकास्ट ही बता रहा हूँ, पॉडकास्ट जिसमें करीब 58 छोटे बड़े चैप्टर्स हैं, 49 के आसपास चैप्टर्स उनकी प्रिंटेड बुक में है। और जब हमने उनके लिए बनाया तो वो हमारे साथ रहते हुए उन्होंने हमारे लिए नए और 5-7 चैप्टर्स अलग से लिखे। तो वो उस वक्त हम लोगों के यहाँ जो रेडियो था, हम लोगों के यहाँ रेडियो आज भी जवान नहीं हो पाया। मतलब सिर्फ वही रेडियो जो ट्रेडिशनल रेडियो आप कहिए कि मीडियम वेव शॉर्ट वेव के जो रेडियो थे, उन्होंने जहाँ तक पहुँचा दिया प्रोग्रामिंग को, उसके बाद हम लोग लगातार बौने बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब ख़ास तौर पर जो FM रेडियो है, FM रेडियो से अगर आप फिल्मी गाने ले लीजिए कि हम तुमको फिल्मी गाने नहीं बजाने देंगे, पूरी प्रोग्रामिंग बैठ जाएगी, ज़ीरो प्रोग्रामिंग हो जाएगी। वो पूरी प्रोग्रामिंग सारे रेडियो की गानों पर है, कुछ लोगों के नए गानों पर है, कुछ लोगों की जो रेट्रो के नाम पर है। फिल्मी गाने आप उनसे ले लीजिए, उनके पास बोलने के लिए, बताने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। जबकि जो ट्रेडिशनल रेडियो है उसने इतनी तरह के फॉर्मेट्स, रेडियो डॉक्यूमेंट्रीज, रेडियो ड्रामा, छोटे एकांकी, आंखों देखा हाल, न्यूज़, फीचर्स, क्या क्या नहीं किया। मतलब जो बड़े बड़े गुरु लोग थे, यही ऑल इंडिया रेडियो था और इसी ऑल इंडिया रेडियो के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ने आपको आपका जीवन बदल दिया, क्योंकि तब टेलीविज़न नहीं था। तो हम लोग अभी जो कर रहे हैं ख़ास तौर पर FM के ज़रिए, मतलब बीच में जितना कुछ करते रहते हैं, वो मैं समझता हूँ कि बचकाना एक काम है, उसका कोई आपके जीवन में कोई लाभ नहीं है। मतलब अब तो और भी, जबकि आपके सामने खुद ही चॉइसेस हैं कि आप चाहे वो ऐप्स के ज़रिए गाने, भाई राउंड द क्लॉक गाने ही तो सुनने हैं आपको, आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए, गाने सुनिए, अपने चॉइस की प्लेलिस्ट डाउनलोड कीजिए, उसको सुनिए। तो उसके लिए आपको किसी स्टेशन पे जाने की क्या ज़रूरत है। रह गई बात इसकी जो पॉडकास्ट की बात है, पॉडकास्ट आज भी अभी हिट एंड ट्रायल की सिचुएशन में चल रहा है मेरे हिसाब से। अभी उसमें भी कोई दृष्टि काम नहीं करती, उसमें भी जो मार्केटिंग के लोग हैं उनके कुछ विम्सिकल आइडियाज़ चलते हैं कि ये चीज़ बिकेगी, ये चीज़ चल रही है। जबकि अगर आप ऐसे देखिए कि लाइब्रेरियों में हम लोगों का जो पूरा क्लासिक लिटरेचर बंद पड़ा हुआ है, लोगों ने पढ़ना या तो बंद कर दिया या एक्सेस नहीं रह गया। शहरों में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ करीब 9 मॉल करीब 2 किलोमीटर के अंदर हैं, 2-3 किलोमीटर के रेडियस में 9 मॉल बने हुए हैं, लेकिन एक भी लाइब्रेरी नहीं है, एक भी किताबों की दुकान नहीं है। मतलब आप मैगज़ीन भी, इंडिया टुडे, आउटलुक भी ख़रीदने जाएं तो आपको शायद कहीं बहुत दूर जाना पड़ेगा। जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ नहीं है। तो पढ़ने का तो हम चाहें तो इस नए मीडियम के ज़रिए, नया मीडियम जिसको आज कहा जा रहा है ऐप्स के ज़रिए, जिसको मैं आज से 17-18 साल पहले करके देख चुका हूँ। मतलब इस एक्सपेरिमेंट को और कर भी पाया इसलिए क्योंकि हुसैन जैसा विजनरी उसमें शामिल था, जो खुद देश विदेश घूमते हुए वो जानते थे कि हाँ, इस तरह से बोलकर लिटरेचर को या टेक्स्ट को प्रेजेंट किया जाना एक बहुत नई चीज़ हो सकती है। क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ क्या करते थे, लोग ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से आ गए और वो कोई मोटिवेशनल टॉक दे रहे हैं, उसमें आपको बता रहे हैं कि आपका कल्चर कितना रिच रहा है, जबकि आप जानते हैं कि आपका कल्चर रिच रहा है बोलकर ही सिखाया जाता था। किताबें तो नहीं थी तब, तो प्रिंटिंग भी नहीं आई थी, ज्ञान कैसे एक से दूसरे तक जाता था। वहाँ पर जितनी भी विद्याएं थीं, चाहे वो चिकित्सा संबंधी हों या वो शास्त्र संबंधी हों या जो भी ज्ञान विज्ञान का, वो गुरु के पास होता था, गुरु आपको याद करा दिया करता था। यही तो ये जो वाचिक का हम लोग के यहाँ बहुत पुराना संदर्भ, बहुत पुरानी परंपरा है। हम लोग अब जा कर के उसको सोच रहे हैं कि पॉडकास्ट के ज़रिए भाई हाँ सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सब चौंकने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ मार्केट
से ड्रिवन है, मार्केट के हिसाब से ड्रिवन है, उसमें अभी भी सब्सटेंस की तलाश की जानी चाहिए। और उसमें भी लोग हैं जो एक नीश ऑडियंस उसमें अभी इंतज़ार कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि गुफ्तगू के लिए लोग शायद इंतज़ार कर रहे थे कि कोई एक ऐसा टॉक शो हो जिसमें सब्सटेंस हो, और जब हमने उसे पेश किया तो लोगों ने हाथों हाथ दिया। उसी तरह से ये जो पूरा ऑडियो बुक्स की और पॉडकास्ट की जो दुनिया है, अभी भी वो अपने शैशव काल में कहा जा सकता है। अभी वो टटोल रहे हैं कि कैसे घुसें, कैसे, क्योंकि जैसे ही आप मार्केट वालों के हाथ में दे देंगे वो आपको बताना शुरू करते हैं कि लिसनर को ये चीज़ पसंद है। ये कई बार उनके सारे आकलन गलत हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप हिट्स और ये सब पे जाएंगे तो वो कई बार मिसलीडिंग भी होता है। लगता है कि हाँ ये चीज़ चल जाएगी, ये चलती वलती नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा अपने समाज को और उसकी ज़रूरतों को थोड़ा समझना पड़ेगा। एज ए कम्युनिकेटर यही तो आपकी चुनौती होती है कि आप ये जान पाएँ कि आपका जो कम्युनिकेटी है वो क्या, किस चेतना के किस स्तर पर है। आपने टीवी में लॉन्ग इंटरव्यूज़ करके जो एक पुरानी, अभी भी वो अवधारणा है कि 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के टिक टैक जिसे हम कहते हैं जी, टेक्निकली रूप से, या बाइट के तौर पर चलाने को, उसे आप बता रहे थे कि आपने तोड़ा और वो सही साबित हो पाया गुफ्तगू से कि ये तोड़ा जा सकता है जी। लेकिन क्योंकि आप सीधे सीधे उन मार्केटिंग वाले चैनल्स में नहीं थे, पार्लियामेंट्री चैनल में थे जी। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पर इस चीज़ का एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट करने का आपको मौका मिल पाया, इसलिए ये रहा? अगर वहाँ नहीं होते, आप प्राइवेट चैनल्स में होते, तो ये कितना मुश्किल हो सकता था? इसको मैं तो दूसरी तरह से आपको अप्रोच करता हूँ कि अभी जो पूरा एंटरटेनमेंट सेक्टर है टेलीविज़न का, वो बेसिकली प्रमोशन सेक्टर है। प्रमोशन सेक्टर है वो। आप कोई फिल्म रिलीज़ होगी तो उसका प्रमोशन करेगा, किसी इंडिविजुअल का प्रमोशन करेगा, इस तरह से वो उन चीज़ों का प्रमोशन करेगा जिसके लिए वो पेड है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो पेड है। तो इस तरह से वो अपना व्यूअर है उसको हमेशा सरपास कर जाएगा, उसको कभी खाते में नहीं लेगा, उसको वही दिखाएगा जो वो दिखाना चाहता है। वो दिखाना जो चाहता है, मैंने क्या किया, उसी से धूल थोड़ी सी झाड़ दी कि आपको वो दिखाया जो एक्चुअली वो था या जो दिखना चाहिए, जिसके दिखने से आपके जीवन में कोई एक दिशा परिवर्तन हो जाता है। वरना मतलब जिसको कहा जाता है ना कि आपको कमोडिफाई करना, एक सेलिब्रिटी को आप पहले कार्व कीजिए, फिर उसका कमोडिफिकेशन कीजिए, फिर उसको तब तक इस्तेमाल कीजिए जब तक कि वो एक सैचुरेशन के लेवल तक नहीं पहुंच। यही है बॉल गेम जो करता है, जो ये खासतौर पर टीआरपी का टीवी चैनल कर रहा है। हम कह रहे हैं कि उसके पीछे कौन इंसान है उसको समझने की ज़रूरत है। उसके पीछे एक हार्ड मास का इंसान है, वो अपने माँ बाप का बच्चा है, अपने भाई बहनों के बीच में पला बढ़ा है, और वो हमारे आप जैसा ही है। और उसको देखकर डरने की क्या ज़रूरत है, उसको छोटे और बड़े भगवानों में बांटने की क्या ज़रूरत है। और जब हम ये कर देते हैं तो फिर एक समय आता है कि फिर मीटू आंदोलन चलेगा, फिर आपको लगेगा कि अरे हम इसको तो बड़ा गॉड मानते थे, ये तो मीटू में निकल आया। तो ऐसे पछतावे की ज़रूरतें नहीं है। आप उसको इंसान की तरह देखिए। आप उसको जैसे ही भगवान बनाएंगे, जैसी मूर्ति टूटेगी, आपको दुख होगा। इंसान है, उसके अंदर कमियां हैं, हो सकता है वो मीटू में भी पकड़ा जाए या गलत आरोप लगे या कुछ भी। भाई आप सिर्फ भगवान से ही हमेशा सच होने की मांग कर सकते हैं ना, इंसान में तो कमियां हैं। और हमारे जो भाई लोग हैं वो यही करते हैं कि एक छोटा भगवान है, उसको और बड़ा भगवान भगवान भगवान, इतना उसमें व्यक्ति पूजा का एंगल जोड़ दो कि वो हिल ना सके, उसके लिए जीना मुश्किल हो जाए। तो ये बात राज्यसभा टीवी में ही की जा सकती थी, ये बात सच है, क्योंकि वो एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हम थे। दूसरी चीज़ के संसद का हिस्सा थे, और संसद में जो लोकतंत्र उसका कोर वैल्यू है, और लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति को उसके निर्णयों पर स्वतंत्र रूप से खड़ा किया जाए। और तब इसमें ये एक्टिविटी जो आपस में बातचीत के ज़रिए कोई चीज़ सच्चाई सामने आती, संवाद के ज़रिए,
वो उसमें बहुत मदद करती है, आपको लोकतांत्रिक निर्णय लेने में मदद करती है। अगर आप एक फैसला मैंने ले लिया, मैंने आपको नहीं बताया, तो ये तो एक अलोकतांत्रिक फैसला इसी को तो कहा जाता है। घर में ही कोई फैसला हो जाए जिसमें बाकी लोग हिस्सेदार ना हो, तो उसके जो फॉलोआउट होंगे वो कल्पना की जा सकती है। तो हम समझते हैं कि, बल्कि इस बात से मैं बीच बीच में थोड़ा चिढ़ता भी रहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि अरे ये थोड़ा सा ओल्ड डेज चार्म है, आपके में तो थोड़ा क्लासिक ये है, थोड़ा सा डीडी डेज याद आते हैं। नहीं, आप डीडी डेज उसमें याद मत कीजिए, एक बहुत ही नई एक्टिविटी है। ये नई एक्टिविटी इसी अर्थ में है कि हम आपकी प्रमोशन की अरमानों को चकनाचूर कर रहे हैं। प्रमोशन के अरमान एक खास डिज़ाइन के तहत किए जाते हैं, और उस प्रमोशन के चक्कर में आपका जो रियल सेल्फ है वो आप खुद ही पछताते रहते हैं कि कोई तो हो जो पूछे कि तू है कौन यार, कोई तो पूछ ले। लोग मतलब परेशान हो गए। ऐसे ऐसे गेस्ट खुद गुफ्तगू में जो आते हैं, अरे 50 साल से तो मैं एक ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आपको क्या बताऊँगा। तो हमारे दोस्तों ने तो यही कर दिया है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको इस तरह से आउट ऑफ प्रोपोर्शन उनको फुला दिया, जिसे कहते हैं, पंप अप कर दिया, कि वो खुद भी अपने मन की बात कहना भी चाहें तो कहें कहाँ। तो हम लोग इसमें इस बातचीत में ये कोशिश यही करते हैं कि हम वो मौका भी दें आपको कि आपको भी तो कुछ कहना था ना, मुझे तो पूछना था, तो मैं तो 5 मिनट में तो हो गया मामला, मेरा तो काम हो गया, मेरे अपने टीवी के चैनल को मैंने चमका दिया। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी इसलिए थोड़ी जी रहा था कि मैं आपको टीआरपी दिलाने के लिए मैं आपके 3 सवालों के ऐसे जवाब दूंगा जिससे आपकी टीआरपी हिट हो जाएगी। फिर मुझसे क्या होगा, फिर मैं किसको बताऊं अपने मन की व्यथा की बात ही नहीं कह रहे हैं, मैं अपनी खुशियाँ, अपने सपने, अपनी कमज़ोरियाँ, एक मैं एक ह्यूमन हूँ, ये बात मैं किसको बताऊं। तो यही तो हम लोग कर रहे हैं इसमें। से जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को चकनाचूर करने की जो आपने बात की, तो उसे करने में आपको शुरुआत में दिक्कत तो आई ही होगी। एक अगर जैसे हम बात करें बॉलीवुड के किसी कलाकार की, तो बिना प्रमोशन के अप्रोच के उन लोगों को किसी कार्यक्रम के लिए और इस लंबे बातचीत के लिए मुश्किल रहता था। हाँ, ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो कई गेटवेज से घिरे हुए हैं, चाहे अनचाहे। कुछ उनके प्रोफेशन की अपनी मजबूरियां हैं जिसमें उन्होंने अपने चारों तरफ इमेज मेकर्स या फिर पीआर एजेंसियां, सेक्रेटरीज, ऐसे वो उनके अपने, मैं उस पर कुछ अच्छा बुरा नहीं कहूँगा। जैसे ही आप इन गेटवेज को पार करके उन तक पहुँच जाते हैं, जैसे मैं बमन ईरानी का नाम लेता हूँ, बमन ईरानी से मेरा जैसे ही डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ और बहुत जल्दी हो गया, तो मैं कहूँगा वो पहला गेस्ट हमारा था बमन ईरानी के रूप में। बमन जी पहले गेस्ट ऐसे थे जिन्होंने मेरे इंटरव्यू के लिए स्पेस अपने होटल में दिलाया, और जिस कमरे में रहते थे वहाँ बैठा के उन्होंने हमको कॉफ़ी पिलाया, सिगरेट हम लोग साथ में पीते रहे, बातें करते रहे। तो तब मुझे लगा कि अगर ये गेटवेज हट जाएं तो हर सेलिब्रिटी, वो शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन ही क्यों ना हो, गेटवेज हट जाने से, ये जो इतनी मल्टी लेयर्ड जो सुरक्षा घेरे हैं वो हट जाने से वो बहुत एक्सेसिबल, बहुत अप्रोचेबल और बहुत ह्यूमन लोग हैं, बहुत ह्यूमन लोग हैं। बस वो अपनी किन्हीं मजबूरियों से वो जिससे घिरे हुए हैं, उस घेराबंदी को तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता रहता है, मतलब अभी भी होता है। लेकिन जैसे ही वो हो जाता है, और अब तो खैर शो ने अपना वो रिप्यूटेशन कहते हैं वो हासिल कर लिया है, तो लोग चाहते भी हैं खुद कि वो आएँ। तो हमने देखा भी कई बातचीत में लोग ये कहते रहे कि अब हाँ, अब ये थोड़ा आसान हो गया है कि इतने लंबे संघर्ष, उसको संघर्ष ज़रूर कहूँगा, गेस्ट को लाइन अप करना इज़ अ रियल फाइट, कि मतलब आप उनको कुछ दे नहीं रहे हैं। जो लोग एंटरटेनमेंट बिजनेस में पहले से हैं, इस सेक्टर में रिपोर्टिंग या मतलब ड्वेल कर रहे हैं, वो कहते हैं देखिए ये तो गिव एंड टेक का बिजनेस है, कि वो अगर आएंगे आपके टीवी चैनल में तो आपके टीवी चैनल को की व्यूअरशिप बढ़ेगी। इस तरह से उन्होंने तो आपको व्यूअरशिप दी, आपने उनको क्या दिया? हाँ, और ये बहुत नेचुरल सवाल था उस वक्त। अब मैं हंसी हंसी में कहता हूँ कि उनको मेरे साथ बात करने का सुख मिलेगा। मैं तो ये दे रहा हूँ ना कि आप मेरे साथ तो बात तो कर पा रहे हैं, तो मतलब हंसी की बात कह रहा हूँ। लेकिन इसे एक अंदर से एक ऐसा, अब जो आप कह रहे हैं कि कई लोग आते हैं और ये कहते हैं कि
वो सोच रहे थे कि कब आपसे बातचीत कर पाएं। जी। तो एक अंदर से लगता तो होगा कि मैं मौका तो दे ही पा रहा हूँ लोगों को, उनकी अंदर की बातें या वो बातें जो वो कहना चाहते हैं वो बताने का। देखिए उसमें तो मैं यही कहता हूँ कि मुझको मैं अटैच डिटैच का एक बड़ा एक संतुलन रखता हूँ। मेरे ये कुछ मैंने थोड़ा एक्वायर किया है कि आप मेरी बहुत देर तक तारीफ़ कीजिए तो मैं उसमें थोड़ा सूंघने लगूंगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। इसलिए ना तारीफ़ से खुश होता हूँ ना आपकी बुराई से कोई प्रभावित होता। मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ। मेरी ये लंबी यात्रा मैंने अपने लेवल पर कुछ डिस्कवर करते हुए पहुँचाई है, तो इसलिए वो उससे मैं थोड़ा तारीफ़ और वो थोड़ा जो बुद्धत्व जिसे कहते हैं ना कि वो वाली अवस्था में कभी कभी आने की कोशिश, कितना हो पाता हूँ नहीं मालूम, इंसान ही हूँ। लेकिन आप देखिएगा कि रेख्ता की बात करता हूँ, अभी ये वाला जो नया सेशन शुरू हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ, एक गेस्ट अभी उठ नहीं पाया है, दूसरा गेस्ट उधर से एंट्री ले रहा है। अब ये एक जिसे कहते हैं ना गुफ्तगू 2.0, रेख्ता की वजह से भी हम लोग उसको एक अलग ऊंचाई पर ले जा पा रहे हैं। क्योंकि देखिएगा कि किस प्लेटफॉर्म पर आप कर रहे हैं। राज्यसभा टीवी के केस में तो जैसे लोग मजाक में कहते थे, जैसे मनोज कुमार ने कहा कि अरे मैं तो सोचने लगा कि वो राज्यसभा की सदस्यता मिलेगी इसलिए आप हमसे इंटरव्यू करना है। तो मजाक में लोग ये भी, तो भाई पार्लियामेंट का टीवी चैनल है तो ठीक है, उसका एक अलग, वहाँ पर गेस्ट अप्रोच करना एक वो चीज़ थी। यहाँ पर गेस्ट अप्रोच करना कुछ उसके माइनस थे, कुछ इसके माइनस होंगे और कुछ उसके प्लस और इसके प्लस। लेकिन मैं ये बात तो अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ इस ट्रिप में कि अभी एक गेस्ट उठने नहीं पाया था और दूसरे गेस्ट ने एंट्री ली और एक गेस्ट ने दूसरे गेस्ट को ऐसे फ्लाइंग किस ऐसे करके भेजा। तो हम तो यही मान के चलते हैं कि ख़ासतौर पर देखिए पेंडेमिक में लोगों के पास कुछ ज़्यादा अच्छा कंटेंट देखने को नहीं था, लोग ऐसे बिंज वॉचिंग कर रहे थे गुफ्तगू। अगर आप उसमें कमेंट का ट्रेंड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्रॉस शेयरिंग होती है कि एक ने देखा दूसरे को भेजा, और एक एडिक्शन है, आपने एक देखा फिर आपको वो दूसरा खुद ही एल्गोरिथम आपको सजेस्ट करेगा और फिर एक एक घंटे, डेढ़ घंटे, दो घंटे के इंटरव्यू देख रहे हैं, मेल लिख रहे हैं बैठ करके कि बस सुबह के अभी ये 3:30 बजे हैं, अब मैं टॉम अल्टर देखना शुरू कर रहा हूँ। अब टॉम अल्टर तो 1.5 घंटे चलेगा, यानी कि अभी वो ऑफिस से आया, कोई रात की ड्यूटी करके 3:30 बजे उसने वगैरह वगैरह। तो मुश्किल तो था ही शुरू में, मतलब गेस्ट को लाइनअप करना मुश्किल था, और आज भी मैं नहीं कहूँगा कि बड़ा आसान हो गया है, लेकिन कोशिश जारी है। एक अप्रोच और एक ब्रांड तो हालांकि बन ही गया जी, कह सकते हैं। जो रेडियो में श्रोता जो होते थे, आप कह रहे हैं कि कई घंटे उनसे आप इंटरेक्शन करते थे, लाइव उनसे बातचीत करते थे, फिर टीवी में आप गए, आप मैं देखता हूँ कि चाहे हम रेख्ता के जो अभी रिलीज बातचीत है आपकी गुफ्तगू की, हर एक कमेंट का आप जवाब देते हैं लगभग, तो ये कितना ज़रूरी आपको नहीं लगता? ये तो नहीं, देखिए ये तो खैर मैंने अपने प्रिंट जर्नलिज्म के ज़माने में सीखा। हाँ, वो ये है कि कोई भी आदमी अगर आपको एक 15 पैसे का पोस्ट कार्ड लिख रहा है आपकी मैगजीन के बारे में, या कोई किसी उसको कोई कविता पसंद आ गई, कोई कहानी पसंद आ गई उसके बारे में, उसने तो कितना एफर्ट लगेगा, क्योंकि मैं खुद भी करता था, मैं रेडियो प्रोग्राम सुनता था, अगर सैटरडे को वो आया प्रोग्राम तो बड़े पछतावा होता था कि मुझे तो अगले दिन लिखना था, पोस्ट ऑफिस संडे को बंद है। तो फिर धीरे धीरे सीख गए, तो खूब सारे पोस्ट कार्ड ला के रख लेते थे पहले से, या इनलैंड लेटर्स या एनवेलप्स पहले से रख लेते थे, क्योंकि सैटरडे भी आ सकता है, मन कर सकता है कि सैटरडे रात का प्रोग्राम देखने के बाद चिट्ठी लिखना है, और चिट्ठी लिखने में क्या एफर्ट है आप सोचिए। चिट्ठी की बात कर रहा हूँ कि आप पोस्ट ऑफिस गए, वहाँ से एक पोस्ट कार्ड लाए, फिर आपने एक पेन, एक जगह कोना तलाशा, आपने बैठकर लिखा इतना लिखा जिससे कि एक पोस्ट कार्ड में आपका पूरा मैसेज आ जाए, इधर आ जाए, उधर आ जाए, फिर एड्रेस लिखा, फिर आप गए उसे डालने के लिए। ये सब क्या है, ये आपका एक इन्वॉल्वमेंट है। आप एक प्रोग्राम के साथ उस वक्त से जुड़ गए जिस वक्त आपने उसको सुनने या देखने के बाद सोचा कि आप इस पर एक फीडबैक देंगे, ठीक है। तो कोई ऐसा पोस्ट कार्ड या लेटर नहीं जाता था जो अनआंसर्ड रहे। मेरे पास अगर आया तो उसका जवाब जाएगा। रेडियो शोज़ में भी अगर कॉल आया और किसी वजह से गाना छोटा है और गाना ख़त्म हो जाएगा और कॉल नहीं मैं सुन पाया, तो मैं उनका नंबर ले लूँगा और मैं डायल बैक करूँगा शो होने के बाद। अगर नहीं बात हुई तो मैं घर जाकर मिलूँगा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए ऐसे लोग, जॉइंट फैमिली है, फ़ोन यहाँ पे रखा हुआ है, लैंडलाइन फ़ोन की बात कर रहा हूँ, यहाँ रखा हुआ है, उन्होंने फ़ोन तो कर दिया, मैंने सुन लिया, अब मैंने डायल आउट किया जब,
तो पता चला कि अब तो वो दूसरे कमरे में चले गए पापा जी, और बेटा जी जो है उनको इंटरेस्ट नहीं है कि पापा जी को बुलाए वहाँ से या फ़ोन वहाँ ले जाए। तो इस तरह से वो एक डिस्कनेक्टेड फैमिली का भी एक मैसेज मुझ तक जाता है कि मतलब जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन पिता के बारे में बाप को, बेटे को कोई कंसर्न नहीं है। तो वो एक अलग आयरनी का हिस्सा है। तो मैं कभी ये नहीं सोचता, क्योंकि प्रेजेंटर के रूप में कोई भी चीज़ प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मुझ तक कोई व्यूअर या लिसनर पहुँच रहा है या रीडर पहुँच रहा है तो मैं उसको उतना ही पर्सनलाइज जवाब दूँ। लेकिन आपने इम्तियाज़ अली के केस को देखते हुए ज़रूर ये बात आप कह सकते हैं, अदरवाइज़ 400 एपिसोड्स में मैं किसको किसको जवाब देने जाऊं वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब नहीं था। राज्यसभा टीवी में तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे किसी को जवाब नहीं दिया मैंने। शायद ही किसी को, अगर किसी ने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया हो कि भाई इनकी डेट ऑफ बर्थ तो ये थी, आपने ये गलत लिख दी, हो सकता है वहाँ मैंने अपोलोजाइज़ कर दिया हो। 400 एपिसोड की बात कर रहा हूँ कि वहाँ आपको वो नहीं मिलेगा, मतलब मेरा पर्सनलाइज जवाब। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसको लेकर कोई अवहेलना की दृष्टि रखता हूँ। वहाँ मेरे पास समय वहाँ नहीं था। और दूसरी चीज़ कि वहाँ यूट्यूब की टीम अलग थी, वो लोग करते थे, उसको देखते थे। यूट्यूब की टीम वो बहुत ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल टीम थी। यहाँ पर पहले एपिसोड में मुझे करना ज़रूरी इसलिए लगा कि एक तो फोरम नया है, दूसरे हमारे भी जो व्यूअर्स जो वहाँ पर भी लिखते थे या कुछ नए जुड़े हों, उनको ये ना लगे कि मैं कोई अहंकार से भर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ कि कोई भी ऐसा मुझे ये दिखाई नहीं दिया कोई ऐसा कमेंट जहाँ पर कोई नेगेटिव कोई बात आ रही हो। तो जब सब लोग खुश हैं और एक नए फोरम पर तारीफ़ कर रहे हैं, तो एक प्रेजेंटर के तौर पर मुझे उस फोरम के बिहाफ पर भी, मेरे अपने बिहाफ पर भी, और उनके एक्सपेक्टेशंस को रेसिप्रोकेट करने के लिए अब शायद लेकिन हो नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा मैं भी अपने रिसर्च और इसमें बिज़ी होता जाऊंगा प्रोडक्शन के इसमें, तो शायद मुश्किल हो। शायद इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग देख रहे हैं वो मैं उनका जवाब नहीं देना चाहता, मैं आपका जवाब ज़रूर देना चाहता हूँ। अब जवाब देने का टाइम आपको ना भी मिले तो आप देखते तो होंगे कि किस तरीके के कमेंट लोग कर रहे हैं। जिज्ञासा रहती है, जिज्ञासा रहती है कि किसी ने कोई ऐसी बात, कई बार दर्शक ऐसी बात भी कह देते हैं जिससे आपको सीखने को मिलता है। तो उससे ये पता चलता रहता है कि हाँ ठीक है, आपने सुर सही लगाया है, आप ठीक दिशा में जा रहे हैं। उससे आपको एक आश्वस्ति होती है कि आप कुछ ऐसी डिस्कनेक्टेड सी बातें नहीं कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हाँ। अगर हम जो आपके 400 प्लस जो एपिसोड्स हैं जी, उनमें अगर हम ये आपसे पूछें कि ऐसा कौन सी ऐसी शख्सियत या कोई ऐसा इंसान किसी भी क्षेत्र का रह गया हो जिसको आप सोचते हो कि इनका इंटरव्यू करना था, मुझे इनसे बातचीत करनी थी और वो अभी तक ना हो पाई हो? वो तो ज़िया मोहिउद्दीन साहब हैं। मैं तो हमेशा सबसे कहता हूँ कि वो ज़िया मोहिउद्दीन साहब हैं, जो इस भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यवाचक हैं। ऐसे तो वो अभिनेता और टेलीविज़न प्रेजेंटर भी हैं, लेकिन साहित्य का वाचन भारतीय उपमहाद्वीप में उनसे अच्छा कोई नहीं करता है कह रहा हूँ, अभी वो हैं। और यही रेख्ता, इसी रेख्ता की वजह से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनको छू पाया। मतलब उनके साथ एक फ़ोटो खिंचाया, उनके हाथ अपने हाथ में लेके देखा, जिन कागज़ों से वो पढ़ते हैं उन कागज़ों को देखा, उनके फ़ोटो खींचे, उनसे जाके मिला। तो वो अभी रहता है। मतलब मेरा बहुत मन है कि ज़िया मोहिउद्दीन के साथ एक बातचीत हो। और वो कौन सा इंटरव्यू रहा होगा गुफ्तगू का जिसके बाद, जिस तरह से हम कहते हैं कि डिजिटल डॉक्यूमेंट्री है ये, गुफ्तगू सिर्फ एक टॉक शो नहीं है जी, ये इसे संग्रह करने रखने वाली चीज़ है जी। तो वो कौन सा एक इंटरव्यू रहा होगा जिसके बाद आपको लगा कि हाँ अब ये शायद उस एक स्टेज पर पहुंच रहा है? वो तो गुलजार साहब का ही था। देखिए क्या हुआ कि गुलजार साहब के साथ जो बातचीत हुई, वो हमारे पास टेलीकास्ट बैंड आधे घंटे का था। आधे घंटे का मतलब हुआ कि आप 27 मिनट 28 मिनट में काट दीजिए, क्योंकि इंटरनल प्रोमो भी चल रहा करते थे कि अगला प्रोग्राम कौन सा आने वाला है, 2 प्रोमो चलेंगे। तो मान लीजिए 1 मिनट छोटा कर दीजिए। 29 मिनट में वो कट ही नहीं पा रहा था। मतलब वो स्टार्ट मिड एंड हो ही नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल आ गई। तो मैंने फिर स्पेशल परमिशन अपने एडिटोरियल सुपीरियर से ली। वो अकेला एपिसोड है जो जितना टेलीकास्ट का है वही है, वही वर्जन अकेला है। उसका मैं छोटा कोई कर ही नहीं पाया। उसकी एक बुराई ये हुई कि वो उसको रीरन नहीं मिले, कि अगर कभी किसी ऐसे वोकेशन पे होली दिवाली पर जब ऑफिस छुट्टी में है और नई प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है, रीरन कराना है, तो रीरन उसको नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि आधे घंटे के बैंड में वो फिट नहीं हो पा रहा था। वो अलग चीज़ है।
लेकिन गुलजार साहब वाली बातचीत से ये तय हो गया कि लोग पूछने लगे कि अच्छा ये एंकर कौन है भाई। लोग पार्टियों में, ऐसी सभाओं में अपने दोस्तों को कोने में ले जाके, हमारे सीनियर कलीग्स को कोने में ले जाके, अरे भाई इरफान जी कौन है, इरफान जी ऐसे ऐसे लोग पूछ रहे थे। तो वो मुझे खबर लग रही थी कि गुलजार साहब वाले इंटरव्यू ने एक थोड़ी सी खलबली कॉन्वर्सेशन की दुनिया में मचाई मचाई। और अभी जो आप, क्योंकि आप आर्ट और एंटरटेनमेंट जिसे हम कहें उससे जुड़े हुए हैं, हालांकि आपके जो गुफ्तगू हैं वो सिर्फ बॉलीवुड या उस तरह के लोगों के साथ नहीं, बाकी और भी अलग अलग क्षेत्र के हैं। अभी जो बाकी मीडिया में जिस तरह से एंटरटेनमेंट को बीट एक बना के और जिस तरह से कवरेज होती है जी, किसी एक अभिनेत्री या अभिनेता के किसी फिल्म के बारे में या उनके परिवार के बारे में, इससे ज़्यादा खबरें नहीं होती जी। तो क्या मतलब बाकी इंडस्ट्री को लेकर, मीडिया इंडस्ट्री को लेकर आपको लगता है कि कोई एक स्कोप है इस तरह से एंटरटेनमेंट को या स्प्रेड करने का या कला को इस तरह से बढ़ाने का, लगता है आपको? हाँ, क्यों नहीं। मैं तो समझता हूँ कि एक पूरा डेडिकेटेड चैनल ही होना चाहिए। टीवी चैनल है तो, या कोई पोर्टल है तो, या कोई ओटीटी है तो, एक पूरा डेडिकेटेड एक फोरम होना चाहिए जिस पर, लेकिन फिर प्रोग्रामिंग का अप्रोच अलग होगा, दूसरा होगा। आप ऐसे सोचिए कि सिर्फ सिनेमा, जैसा कि आपने कहा कि सिनेमा या फिर ये जो ग्लिटर ग्लॉस का जो प्राइमरी सोर्स है उससे अलग कितनी तरह की चीज़ें हम लोगों के यहाँ होती रहती हैं। अब मान लीजिए कि डांस है, डांस में भी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल डांस हैं, जिसके प्रैक्टिशनर्स हैं, जिसके व्यूअर्स हैं। मतलब अगर आप सेंट्रल दिल्ली में चले जाइए तो 5-6 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑडिटोरियम्स हैं जो साल भर बिजी रहते हैं, बुक रहते हैं। आपको एक साल पहले, 2-2 साल पहले कुछ हो रहा होता है, डांस के, बैले के प्रोग्राम, कुछ म्यूज़िक के प्रोग्राम। ये क्या हो रहा है हम कभी नहीं जान पाते कि जो डांस कर रहा है या कर रही है उससे अलग उसका जीवन क्या है। जब मैं प्रोग्रामिंग की अप्रोच की बात करता हूँ तो इसकी बात भी करता हूँ। ये फिर मैं ये देखूंगा कि मैं ये देख पाऊँ कि जो आदमी अभी आधे घंटे 40 मिनट हमारे सामने एक अपने लंबे रियाज के बाद एक पीस परफॉर्म कर रहा है, जो हमारे जीवन में थोड़ा रस घोल रहा है, उसका परफॉर्मेंस, उस आदमी के बारे में जानूँ तो सही कि उसकी जर्नी क्या है। एक मतलब ये कॉन्वर्सेशन से ही नहीं, एक जिसे कह सकते हैं कि एक वीडियो ऐसे के जरिए, एक अच्छा वीडियो ऐसे जिसमें हम उसके परिवार के, उसके ऊपर आश्रित या वो जिन पर आश्रित है उनके जो साथी म्यूजिशियंस हैं, उनके जो प्रोमोटर्स हैं, ये सब लोग इस पूरे एसे का हिस्सा हों और उसका परफॉर्मेंस के टुकड़े। हम सिर्फ एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं और ये काम कोई, हम अगेन नई बात नहीं कह रहे हैं। हो सकता है कि आज से 10 साल, 13 साल, 17 साल बाद एक आदमी इसी कुर्सी पर बैठकर कहे कि हमने ये कर दिखाया। वो कर दिखाया इसलिए क्योंकि दुनिया भर में किया हम लोग करीब करीब 60-70 साल पीछे चलते हैं। मतलब हम अपने कॉलोनियल पास्ट की वजह से भी और वैसे भी, मतलब रिग्रेसिव कंटेंट देखने के हम आदी हो गए। मतलब आप सोचिए कि एक फिल्मी गाना, मतलब सेक्सिस्ट से सेक्सिस्ट फिल्मी गाना आपके घर और परिवार की दीवार में आपके सोनिक संसार का हिस्सा बना हुआ है और आप सवाल नहीं करते उस पर। मतलब चाहे वो, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप इमेजिन कर लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा चार्टबस्टर गाने हैं वो सबसे ज़्यादा सेक्सिस्ट हैं। मतलब सिनेमा में भी, ओटीटीज़ में भी आपको चारों तरफ दिख रहा है। तो प्रोग्रामिंग में अप्रोच बदलने की ज़रूरत है। मतलब ये नहीं, ये जो अभी हो रहा है हम उस पर, आप तो उस पर एक मोमेंट्री डिसीजन दे रहे हैं या हम लोग बात कर रहे हैं। अभी एक पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ है जिसके बारे में हम जान ही नहीं पाते, है ना। मतलब जो आपको दिख रहा है उसके पीछे क्या ज़िंदगी चल रही है। जब हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई म्यूजिशियंस और अरेंजर्स के बारे में, जो कि शायद भारत के टेलीविज़न में पहली बार अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद आज तक नहीं हुआ। मतलब 100 साल का हम लोगों का फिल्म का इतिहास है, 100 साल से ज़्यादा का, और जो हम लोगों के यहाँ बोलती फिल्में और म्यूज़िक का भी आप रख लीजिए तो 70 साल से कम का इतिहास नहीं है जिसमें वाइब्रेंट म्यूज़िक, फिल्म म्यूज़िक हमारे यहाँ चल रहा है। लेकिन हम कभी म्यूजिशियंस के बारे में पूछते नहीं कि म्यूजिशियंस किस हाल में जी रहे हैं और वो कौन है। उनका बहुत वाइटल कंट्रीब्यूशन है, बहुत डिस्टिंक्ट वॉइसेस उनके गानों में आपको सुनने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस पर एक पूरा
पूरा एक OTT या कहिए कोई पोर्टल या कोई टीवी चैनल भी की बात करिए तो 24/7 प्रोग्रामिंग आपको कम पड़ जाएगी अगर आपने थोड़ा सा अप्रोच बदल करके लोगों की जिंदगियों को छूना शुरू किया। तो अभी क्या हो रहा है, अभी सब कुछ छुआ जा रहा है, इंसान की ज़िंदगी नहीं छू जा पा रही है। मतलब ये जो एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म है वो काम नहीं कर रहा। दुर्भाग्य की बात है कि वो नहीं कर रहा है। और उसकी वजह जो उसकी बड़ी वजह शायद वही है कि जो मार्केटिंग की शर्तें हैं और जो उसके पीछे जो सिरफिरे संपादक हैं, सिरफिरे संपादक भी कहूँगा, ये बात मुझे टेलीविज़न के एक्सपीरियंस ने बताई कि आर्ट और कल्चर को एक नीची नज़र से देखा जाता है। जो सबसे घटिया, सबसे निकम्मा जो रिपोर्टर होगा उसको आर्ट बीट पर भेज दिया जाता है। हाँ, मतलब कोई नहीं, घर में कोई ऑफिस में खाली नहीं है तो उसको भेज दो, शशांक को भेज दो, ये खाली इधर से उधर गॉसिपिंग करता रहता है, व्हाट्सएपिंग करता रहता है, शशांक को भेज दो, कहाँ कमानी में, वहाँ पर वो भरतनाट्यम हो रहा है, तो ये एक पनिशमेंट पोस्टिंग हो जाएगी तुम्हारी। तो ये तो इनपुट एडिटरों का हाल है, देखो, है ना। मतलब आर्ट कल्चर को इसी तरह वो तभी उसको लेकर थोड़ा सा जगते हैं जब देखते हैं कि उनके भाई की बीवी का या चाचा के ताऊ के किसी भतीजे का कोई पेंटिंग एग्जीबिशन लगी है, तो वो आपको पर्ची आके धीरे से तब थमा देंगे कि उसको ज़रूर कवर करना। क्यों कि वो फिर पूछेंगे ना ताऊ जी कि हमारा कवर नहीं कराया, इतने बड़े इनपुट एडिटर वहाँ पे हो, तो वहाँ तो काम करता है। या फिर किसी IAS की बीवी है या कोई किसी पावरफुल, मतलब कॉरपोरेट या जो भी कहिए, मतलब जो एक पावर से जो असर पड़ता है। इसकी क्या एक वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है उसमें पॉलिटिक्स को लेकर सबसे ज़्यादा अहमियत, 24 घंटे आप देखेंगे किसी नेता का बयान, हाँ है, तो जितने एडिटोरियल हाँ है, बिल्कुल सही बात है, यही वजह है। मतलब पॉलिटिक्स को हमने कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ द प्रोपोर्शन हमने अपने जीवन में जगह दे दी है, जो कि है भी जगह उसकी, लेकिन उसका ठीक उल्टा तब हो जाता है जब आप संस्कृति को उतनी ही जगह उसकी खा लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो फिर आप एक, जिसे संस्कृत के श्लोक में कहा भी जाता है कि कला साहित्य और संस्कृति से विहीन उसी तरह है जैसे कि कोई पूंछ और सींग से रहित कोई जानवर होता है। और उसी चैनल पे अखबार में एक पॉलिटिशियन कह रहा होता है कि हमें संस्कृति की तरफ लौटने की बात ज़रूरत है। बिल्कुल। पॉलिटिशियंस के साथ बातचीत का एक सिलसिला मैंने यादों के साए में किया था, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं थी, उसमें फिल्मों की बात थी कि एक राजनेता के जीवन में सिनेमा कैसे उसको टच करता है, सिनेमा ने उसे कैसे प्रभावित किया, कैसे उसके अंदर के एक लीडरशिप को कैसे जगाया, कैसे उसके अंदर देश को लेकर प्रेम को कैसे जगाया, प्यार के प्रति उसका नज़रिया कैसे बदला, कैसे वो थोड़ा कोमल हृदय हुआ, या अगर हुआ तो उस सीरीज़ में करीब 12-13 लोगों के साथ मैंने अलग अलग पार्टियों के उस वक्त जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उनसे मैंने वो सीरीज़ की। वो सीरीज़ बंद हो गई, जबकि वो एक अच्छी सीरीज़ हो सकती थी और हम बहुत सारे ऐसे नेताओं के बारे में जान सकते थे, उनके कोमल पक्षों के बारे में, जिनके बारे में हम आज नहीं जानते। मतलब आप सोचिए कि मणिशंकर अय्यर हमको बता रहे हैं कि किस तरह से बचपन में मेरा मन था कि मैं देवानंद की वो जो टैक्सी ड्राइवर में उन्होंने शर्ट पहनी थी वैसी एक शर्ट पहनूं। वो कहानी उन्होंने यादों के साए में बताई है, वो 1 घंटे का इंटरव्यू है। या फिर जब मैंने शीला दीक्षित से पूछा कि कभी हीरोइन बनने का मन किया, तो उनके चेहरे पर जो एक जो लाज और एक जो ब्लश होता है वो आप देख सकते हैं, वो कैमरे में कैद है। तो हम कह रहे हैं इंसान के अंदर जो एक कई परतें होती हैं ना। अभी हम एक लगातार एक बात सुनते हैं, चाहे वो पुराने राजनेता हों या अभी के, कि अभी की इस दौर की जो राजनीति है वो क्रूर हो गई है। तो अगर आपको अभी मौका मिले प्योर तरीके से अगर आप कर पाएं, तो क्या आप ये सीरीज फिर से शुरू करना चाहिए आज के नेता? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और मुझे मालूम है कि आपको जो ऊपर से देखने में आदमी एक लगता है, असल में नहीं। मतलब हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, निदा फाजली साहब कह के गए हैं। तो वो यही है। इसीलिए किसी भी आदमी को बैठाकर बात करते हुए इधर से, मतलब आशीष जी की शब्दों में कहें, इधर से देखो तो मतलब देखो तो सही, थोड़ा सा अपनी जगह से हटो तो सही। हाँ। तो जब आप अपने गुफ्तगू से हटते होंगे कभी, जी। तो हट के फिर क्या करते हैं? मतलब संगीत, पढ़ाई, किताबें? असल में वो उसी का हिस्सा है। जो भी करता हूँ वो गुफ्तगू में जुड़ता जाता है।
वो है कि आप मतलब कोई एक चीज़ उस तरह नहीं कि अच्छा अब हिटलर जो है अब वायलिन बजा चुका, अब अपने बच्चे से प्यार करेगा, फिर अब वो अपने स्टेनोग्राफर को लेटर वो बताएगा टाइप करने को, ऐसे बटा हुआ नहीं है वो। आप हो सकता है कि किताब पढ़ते हुए भी आप संगीत सुन रहे हो और संगीत सुनते हुए भी कोई चित्र देख रहे हो या कोई आप, तो वो आपके हिस्से का आपके जीवन को में इस तरह से इंटरवोवन है कि इसके लिए अलग से आपको प्रयास नहीं करना होता। मुझे ये मज़ा आता है कि अगर आप सामने बैठे हैं तो आपसे बात की जाए, है ना। और वही एक विशाल यूनिवर्सिटी के ज़माने से हम लोग यही इससे बहुत बहुत सीखा मतलब ना, कि अगर हमारे आपके बीच में संवाद नहीं होगा तो वो आइस जो है वो जिसे कहते हैं ना वो ब्रेक, मतलब वैसी की वैसी बनी रहेगी। हम एक दूसरे को एक फंक्शनल तो रिश्ता हो जाएगा लेकिन हम जान नहीं पाएंगे एक दूसरे को अनलेस कि हम बातें जारी ना रखें। इसीलिए गुफ्तगू का जारी रहना जी जी बहुत ज़रूरी है जी। उस हिसाब से भी। और जो दर्शक हैं आपके जो लगातार, और दर्शकों से अब अगर आप वाइंड अप करने जा रहे हैं तो मैं भी थोड़ा प्री वाइंड अप कर देता हूँ कि आप अगर देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, इस बातचीत को, तो जश्न रेख्ता के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उससे ही ये तय होगा कि हम आगे कितना आपके साथ जुड़ाव बना पाएंगे। क्योंकि आपको खुद नहीं खबर लगेगी कि कोई एपिसोड आ गया कि नहीं आ गया। सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि हम लोग यहाँ रेख्ता पर हो सकता है आने वाले दिनों में गुफ्तगू के अलावा भी और बहुत एक्साइटिंग प्रोग्रामिंग आपके सामने आए। तो इसलिए मैंने कहा कि वाइंड अप से पहले मैं आपसे ये निवेदन कर दूं। जी। और मुझे लगता है कि इस निवेदन की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं अभी, जिस तरह से अभी तो दो ही प्रोग्राम आए हैं। बिल्कुल, मुझे यकीन है कि आपका भी प्रोग्राम इतना हिट है कि उससे भी दर्शक जरूर ही जश्न रेख्ता को सब्सक्राइब तो करने इस फिलहाल गुफ्तगू को हम यहाँ पर विराम दे देते हैं। और आपके और जो कार्यक्रम हैं और रेख्ता को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस कार्यक्रम को, इस गुफ्तगू को जारी रखने में उन्होंने एक अहम भूमिका वो निभा रहे हैं। तो इस बातचीत के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस बात का महत्व समझा और अभी हम लोग 2 ही एपिसोड दिखा पाए हैं कि आप जैसे यंग जर्नलिस्ट का जिनको हम पहले से जानते हैं, आप हमारे साथ काम कर चुके हैं। आप लोगों की ज़रूरत है जो इस माहौल को थोड़ा सा हिलाने की, कुछ जिसे कहते हैं अनरिपोर्टेड इंडिया की कुछ रिपोर्ट आप भेज पाएंगे। बिल्कुल सर। और मैंने बहुत इंटरव्यूज़ किए हैं अनरिपोर्टेड के अलावा भी, छोटे बड़े, लेकिन आज का जो इंटरव्यू था मैंने एजाज को भी बोला कि आज के इंटरव्यू में वाकई में ऐसा मुझे लग रहा था कि ऐसा ना पूछ लूँ, कुछ वैसा ना पूछ लूँ, क्योंकि जब हम कहीं और पूछने जाते हैं तो हम उनसे सवाल पूछते हैं जिन्हें जवाब देने होते हैं, लेकिन आज उनसे सवाल पूछने थे जो खुद सवाल पूछते हैं। तो बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। तो आप रेख्ता को तो सब्सक्राइब कर ही लें, सर ने बोला है आप करेंगे ही। अनरिपोर्टेड इंडिया को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बातचीत को जैसा आपको लगी ये बातचीत, उसके बारे में भी हमें बताइएगा। फिलहाल हम इस बातचीत को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। मेरा नाम था शशांक और आप देख रहे थे अनरिपोर्टेड इंडिया। नमस्कार।